नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और जिस बात का डर था, अब वो आशंका एकदम आंखों के सामने आके खड़ी हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत की जो विकास दर है आने वाले दिनों में नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, उसमें विकास नहीं होगा। और भारत अपनी जिस विकास दर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि लंबे समय तक दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और कुछ समय तक के लिए वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरी दुनिया में हो गई थी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने का उसका रुतबा था। और यह भी कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो भी 5वें नंबर से इस नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रही। लेकिन कोरोना के संकट और उसके पहले जिस तरीके की भारतीय आर्थिक स्थिति थी, उसका नतीजा यह है कि अब पूरे देश को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज बात कही है वो सारी दुनिया को लंबे समय से पता था, लेकिन भारत सरकार ने कदम उस तरीके से नहीं उठाए हैं। जो ताजा आंकड़े हैं उनके मुताबिक रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो आयात है उसमें 58.5% की सिकुड़न देखने को मिली है पिछले महीने अप्रैल के महीने में, और जो निर्यात है उसमें 60% से ज्यादा की सिकुड़न देखने को मिली है। यानी दोनों में गिरावट भयानक तरीके से देखी गई, और इतनी ज्यादा गिरावट अमूमन देखी नहीं जाती है। इन सब के मतलब क्या है और क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां बड़े पैमाने पर कारखाने बंद होंगे, जहां बड़े पैमाने पर भुखमरी की क्या नौबत आ सकती है? क्या भारत इन तमाम चीजों के लिए तैयार है? और क्या नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं? इन तमाम मसलों बात करने के लिए हमारे मौजूद है सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी, जिनसे आप भली भांति परिचित है। आलोक जी, आपका स्वागत है। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो आज कहा है नेगेटिव ग्रोथ होगी, पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है और इसके कितने गहरे अर्थ हैं। देखिए, नेगेटिव ग्रोथ का अर्थ आशुतोष आपको ध्यान हो, हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। ये पहली बार हम लोग नेगेटिव ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले 10-15 दिनों के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अलग अलग मौकों पे ये आशंका जता चुकी हैं कि अब नेगेटिव ग्रोथ होने जा रही है। और वजह यह है कि नेगेटिव ग्रोथ दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज में होने जा रही है। शुरू के 1-2 महीने में जब कोरोना संकट आया था तो ऐसी उम्मीद थी कि भारत शायद बच जाएगा, भारत में शायद नेगेटिव ग्रोथ न हो, बहुत ग्रोथ गिर जाएगी, तरक्की की रफ्तार हमारी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन हम जीरो के नीचे नहीं जाएंगे। नेगेटिव ग्रोथ का अर्थ होता है, सीधे समझ लीजिए कि मान लीजिए मुझे तनख्वाह मिलती है, हर साल इंक्रीमेंट की उम्मीद करता हूँ, और कंपनी कहे कि अब भाई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। तो ये नेगेटिव ग्रोथ आप देश की स्थिति में ऐसे ही देख सकते हैं। कोई कारोबार कर रहा है, दुकान चला रहा है, 1000 रुपए का माल बेचता है दिन भर में, इस हिसाब से महीने में 30,000 की कमाई उसकी होती है। बेचने का मतलब कमाई कर लेता है, और उसकी अचानक बिक्री गिर जाए और वो 1000 के बजाय 500 रुपए पे पहुंच जाए, आधा हो जाए, इसको नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। बेसिकली गिरावट को अंग्रेजी में नेगेटिव ग्रोथ कहा जाता है, कि बढ़ने के बजाय गिर रही है चीज। यानी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम लोग विकासशील देश हैं, आपको पता है, हमारी सारी ताकत हमारी बढ़त ही है। तो अगर हम बढ़ने के बजाय सिकुड़ना शुरू कर दें, जो कि बड़ी इकोनॉमीज में दिखाई पड़ता है बीच बीच में कि वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, लेकिन हम जहां हैं यहाँ पर हम सिकुड़ना रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी इस हालत में नहीं है कि हम यहाँ अटक जाएं। आलोक, जो आंकड़े दिए गए उनके हिसाब से आयात और निर्यात में जबरदस्त गिरावट है। इसके अलावा वो कौन से सेक्टर हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, तो जो अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक तो ये बहुत सरप्राइज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आज होगा, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया। इससे ही लग रहा है कि चिंता बहुत बढ़ रही है, चिंता बड़ी होती जा रही है। और उन्होंने काफी विस्तार से पहले बैकग्राउंड बताया, दिखाया, और कहा कि साहब, एक तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक का मुख्य काम क्या है। रिजर्व बैंक का मुख्य काम हम लोगों को लगता है पैसे का मैनेजमेंट है। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन को मैनेज करना, यानी महंगाई को मैनेज करना। उसका काम है महंगाई को काबू में रखे। इसके लिए वो बाजार में पैसा छोड़ता है, कभी पैसा टाइट करता है, ये उसका फंक्शन है। उनका कहना है कि हमने जो हिसाब लगाया उसमें फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, खाने पीने की चीजों की महंगाई। तो गवर्नर साहब ने कहा
कि फूड इन्फ्लेशन जो जनवरी फरवरी में, जिसमें जनवरी में तेज था, उसके बाद फरवरी और मार्च में उसमें नरमी आई थी, राहत दिख रही थी, अप्रैल में अचानक तेजी से बढ़ गया है। और साथ में उन्होंने जो क्वालिफायर दिया वो बहुत चिंताजनक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, इनकम्प्लीट डेटा है जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं। पूरा आंकड़ा जब सामने आएगा, पूरी जानकारी सामने आएगी, तब कुछ विश्वास पूर्वक कहना सही होगा। लेकिन सब्जी, दाल, दूध और अनाज, ये वेजिटेबल, पल्स, मिल्क और सीरियल, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, आपने जिक्र भी किया, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ने पिछले 30 साल में सबसे खतरनाक गिरावट देखी है। ये 30 साल की सबसे खराब स्थिति है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मोर्चे पर। और इसकी वजह से एक लाभ हुआ है कि साहब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है, वो लगभग 9 अरब डॉलर बढ़ गया है। और इस वक्त 15 मई की तारीख तक 487 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था रिजर्व बैंक के पास, जो कि 1 साल का फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट भारत का अब उनके पास है। अब आगे की बात जो कह रहे हैं वो कि इन्फ्लेशन हाईली अनसर्टेन है, बहुत अनिश्चित है इन्फ्लेशन के बारे में कुछ भी कहना। वजह मैंने बताई क्यों अनिश्चित है जी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि दालों की महंगाई चिंताजनक है, क्रूड, मेटल और रॉ मटेरियल, ये जो चीजें बाहर से आती हैं, इनमें ये नर्म रहेंगे क्योंकि दुनिया में कहीं डिमांड नहीं है। तो जब डिमांड नहीं है इसलिए महंगाई, इनमें दबाव कुछ कम होगा। महंगाई तीसरी तिमाही में 4% से नीचे आ सकती है, ऐसा अनुमान उनका है। लेकिन इस पर पूरी सफाई वो तब देंगे जब और आंकड़े आएंगे। लेकिन इसके आगे की कहानी सब चिंताजनक है। ये महंगाई की बात की उन्होंने। हाँ हाँ, आपने ये कहा कि ये जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जो आंकड़े नहीं दिए हैं, इस बारे में चर्चा की जा रही है कि भारत ने जो जनवरी से मार्च के बीच की जो तिमाही थी, उसका जो जीडीपी का डेटा था वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है, और ऐसा दुनिया में बहुत कम हुआ है। तो इसके कारण क्या है? क्योंकि अगर लॉकडाउन या कोरोना की बात की जाए तो वो तो मार्च के अंतिम दिन में लागू की गई, तो जनवरी से मार्च का डेटा पब्लिक करने में क्या दिक्कत थी, और क्या इसके पीछे कोई कहानी हो सकती है? अब कुछ कहानी तो जरूर हो सकती है। देखिए, ये सवाल आपके पास आया है, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आंकड़ा क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा है, क्या उन आंकड़ों, और आंकड़ों को लेकर पिछले 6 साल से ही इस सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आंकड़ों पर पता नहीं इनको भरोसा नहीं है या आंकड़ों में ये मैनेजमेंट करना चाहते हैं। आंकड़ों पर सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। जो आंकड़ा आया फिर रोक लिया गया, फिर हुआ कि इसकी जांच होगी। और इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि वो अधूरे आंकड़ों की वजह से हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और अब उनका कहना है कि मई के अंत का नेशनल इनकम असेसमेंट उसी ऑफिस से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से जो आएगा, वहां से आपको ग्रोथ की दशा और दिशा सही तौर पे दिखाई पड़ सकती है। इसके बावजूद आरबीआई ने एक आंकड़ा दिया है जो उन्होंने कहा है कि सबसे चिंताजनक तस्वीर ग्रोथ के मोर्चे पर ही दिख रही है। सबसे भयानक नजारा है क्योंकि मांग और सप्लाई दोनों में कमी है, और ये डिमांड कंप्रेशन एंड सप्लाई डिसरप्शन, दो चीजें उन्होंने दो टर्म इस्तेमाल किए हैं कि इनका कंबाइंड इंपैक्ट है। आर्थिक गतिविधि पहली छमाही में, यानी पूरे 6 महीने इस आर्थिक वित्त वर्ष के, अप्रैल से लेके और सितंबर तक, ये दबी रहेगी। आलोक, आपने जो बातचीत आपने की, उस बातचीत में आपने इस तरीके हिंट दिया कि महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन और भी क्या चीजें हो सकती हैं जो एक आम भारतीय को तकलीफ दे सकती है? क्या क्या चीजें एक आम भारतीय के हाथ से हो सकती है जिसकी वजह से उसको परेशान होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसके घर की हालत खराब हो सकती है? नहीं, घर की हालत तो देखिए, अगर अब जो उनकी बात से ही अगर मैं लूं, ये मैं इसमें अपना अनुमान न जोड़ूं, रिजर्व बैंक गवर्नर का ही जो कहना है कि साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक जो हमें उम्मीद थी कि कोरोना कितना बड़ा संकट होगा, ये उससे बड़ा संकट साबित हो रहा है। कोरोना का कर्व फ्लैट होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो जब तक वो नहीं हो जाता है, जब तक आपको कोरोना का कर्व फ्लैट होता नहीं दिखता, यानी इसके बीमारों की, संक्रमण की संख्या एक जगह जाकर रुक जाने के लक्षण नहीं दिखते हैं, तब तक हम ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि इकोनॉमी कब जाके वास्तव में सुधरेगी।
अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, इस अनुमान को बाद में बदला भी जा सकता है। उनकी उम्मीद है कि सरकार जो कोशिश कर रही है, रिजर्व बैंक जो कोशिश कर रहा है, बाकी एजेंसियां, बैंक्स वगैरह जो कोशिश कर रहे हैं, इससे दूसरी छमाही में स्थिति सुधरेगी। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि ये पहली बार रिजर्व बैंक की तरफ से साफ साफ आया है कि 2020-21 में इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रहने की आशंका है, अनुमान है। आलोक, जो बात आज रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कही, यही बात कम से कम दो ऐसी एजेंसीज हैं दुनिया की जो मानी हुई एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया था। गोल्डमैन सैक्स, उनका ये कहना था कि मार्च से लेकर जून के बीच की जो क्वार्टर है, जो तिमाही है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में 45% की श्रिंकेज देखी जा सकती है, सिकुड़न हो सकती है। फिर लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पूरा लेकिन जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 उसमें ओवरऑल 5% का सिकुड़न या श्रिंकेज देखने को मिलेगी, यानी नकारात्मक ग्रोथ होगी। इसी के साथ साथ लेकिन आर्थर लिटिल जो एजेंसी है, उसका यह कहना है कि भारत की जीडीपी में 10.8% की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 10.8% की सिकुड़न देखने को मिल सकती है, जिसको अंग्रेजी में श्रिंक कहते हैं। तो ये दो आंकड़े, गोल्डमैन सैक्स का आंकड़ा है, दूसरा आर्थर लिटिल का आंकड़ा है। क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज इस ओर इशारा किया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक ग्रोथ होगी कितने परसेंटेज की होगी, या गोल्डमैन सैक्स और आर्थर लिटिल में से आपको कौन सा ज्यादा व्यवहारिक नजर आता है? नहीं, देखिए, रिजर्व बैंक गवर्नर ने नहीं कहा, और मुझे लगता है उन्हें कहना भी नहीं चाहिए था। जिस तरह की उन्होंने भूमिका बांध दी थी, बैकग्राउंड दे दिया था कि हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है, जब वो ग्रोथ, महंगाई का ही सीधा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है उस कुर्सी बैठ के किसी के लिए जायज भी नहीं है कि वो एक ऐसा अनुमान दे दे जो वेल फाउंडेड ना हो, ग्राउंडेड ना हो, जिसका डेटा उनके पास ना हो। आर्थर लिटिल एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी है। कई बार उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनका दबाव होता है कि सही सही तस्वीर दिखाइए, हमको पैसा लगाना है, हमारे आप कंसल्टेंट हैं, तो उनको तस्वीर दिखानी होती है। इसी तरह गोल्डमैन सैक्स को पैसा लगाना होता है, उनके क्लाइंट्स भी कहते हैं भाई बताओ, तो उनको एक आंकड़ा देना पड़ता है। लेकिन मैं अभी जो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं उससे अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, तो मुझे इन दोनों पर भी कोई भरोसा करने की वजह नहीं दिखती है। आरबीआई गवर्नर ने जो रास्ता चुना है वो हमें लग सकता है कि ये घुमा के गोलमोल बात कर रहे हैं, साफ साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन रास्ता है वही। क्योंकि जब तक इस बीमारी की पूरी तकलीफ सामने नहीं आएगी, अभी जी सारी बातें इस उम्मीद पर टिकी हैं कि इस तिमाही के बाद कोरोना संकट पीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी का दर्द निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अभी डाउन साइड रिस्क बना हुआ है, बचा हुआ है। जितना भी आंकड़ा हम दे रहे हैं, जो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इससे खराब भी हालत हो सकती है। इसका अर्थ है अगर ये बीमारी काबू में नहीं आई, अगर ये लॉकडाउन समय पर नहीं खुले, अगर लॉकडाउन खुले और उससे समस्या बढ़ गई, तो उसके बाद ये सारे आंकड़े कहीं के रह नहीं जाएंगे। और जो बात आप पूछ रहे थे इससे पहले, उसका जवाब मैं सीधे उस वक्त नहीं दे पाया था कि हमारे आपके जैसे लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या तकलीफ होने वाली है। तो आरबीआई ने आज मोरेटोरियम बढ़ा दिया। बहुत से लोगों के लिए कर्ज का मोरेटोरियम, 3 महीने और आप कर्ज की किस्त नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि उन्हें उम्मीद है कि 3 महीने लोग कर्ज की किस्त देने की हालत में नहीं होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से अभी कुछ देर पहले पूछा गया कि भाई आपको क्या लग रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा, तो वो उसका सीधा जवाब ये क्या असर पड़ेगा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारे मौजूदा ग्राहकों में से 20% लोगों ने इस मोरेटोरियम का फायदा उठाया है, मोटे तौर पर सिर्फ 20। इसका अर्थ है कि 80% लोगों को उम्मीद थी कि हम अभी चुका सकते हैं और हम आगे अपना काम ठीक कर लेंगे। लेकिन अब जब ये लॉकडाउन बढ़ गया है, दूसरा मोरेटोरियम अनाउंस हुआ है, अब ये, और बाजार में देखिए आज बैंकों के शेयर बिल्कुल धड़ाम से गिरे पड़े हैं। ये हाल हो गया, लग रहा है कोई खरीदार नहीं है। इसका अर्थ है कि मार्केट इसको ऐसे देख रहा है कि अब कर्ज मुसीबत में है। जिन लोगों ने कर्ज दे रखे हैं मुश्किल में है। वो क्यों मुश्किल में है? क्योंकि जिन्होंने कर्ज ले रखा है वो मुश्किल में है। उनके कारोबार शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, उनकी नौकरियों से उनको तनख्वाह मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, तो चुकाएंगे कहां से? अगर चुकाएंगे नहीं, क्या इन कर्जों का हाल वो हो जाएगा जो हम पुराने समय में किसानों के ऋण की बात सुनते थे? एक समय आके सरकार कह देगी कि भाई ऐसा करिए कि अब इस देश के लिए कुछ बलिदान कीजिए और ये सब कर्जा माफ कीजिए और हम आपको देंगे। आलोक, मैं फिर आर्थर लिटिल के डेटा की तरफ जाता हूं, क्योंकि चूंकि पूरी तस्वीर आरबीआई गवर्नर उस तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहे, उनका कहना है कि उनके पास डेटा नहीं है। तो आर्थर लिटिल का यह कहना है कि
भारत में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती, 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह कि भारत की आबादी का कुल 10% लोग बेरोजगार हो सकते हैं इस संकट की वजह से। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि गरीब 12 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं, यानी गरीब हो सकते हैं, ये आंकड़ा है। हालांकि एक दूसरा आंकड़ा भी है जो कहता है, जो आईएलओ का आंकड़ा है, वो कहता है कि 40 करोड़ लोग भारत जो है वो पहले से गरीब हो जाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भारत की जो पोटेंशियल लॉस होने वाला वो $1 बिलियन का लॉस होने वाला है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन आंकड़ों के संदर्भ में क्या जो 21 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी सरकार ने दिया है, क्या वो भारत की इस अर्थव्यवस्था को जान फूंक पाएगा या नहीं फूंक पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, ये सवाल अच्छा है कि जान फूंक पाएगा कि नहीं फूंक पाएगा। और 21 लाख करोड़ का पैकेज, कल मैंने किसी को कहते हुए सुना 29 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। तो दरअसल अभी तो सबसे बड़ी डिबेट इस बात पे चल रही है कि वो पैकेज है कितना बड़ा। बैंक ने जो मोरेटोरियम दिया या बैंक ने जो कर्जे वापस न लेने की छूट दी, आपको ध्यान होगा, वो भी इस पैकेज में शामिल है। रिजर्व बैंक ने जितने कदम उठाए वो उस पैकेज में शामिल हैं। स्टेट बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं कि 100 में से 20 लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, यानी 80% तो स्टेट बैंक का हिस्सा बाहर हो गया उस पैकेज से। इसी तरह से तमाम जगहों पर पाया जा रहा है कि एक तो ज्यादातर हिस्सा उस पैकेज का लोन है, लोन। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि मुसीबत के वक्त कर्ज लेने की प्रवृत्ति हमारे देश में नहीं है, जब तक कि बिल्कुल आदमी मर ना रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि मुसीबत, घर में किसी की बीमारी हो गई तो आदमी सोचता है किसी भी तरह कर्जा लेके इसका इलाज तो करवाओ। तो जान जा रही हो तब तो ऐसा होगा, लेकिन अगर जान नहीं जा रही है तो आदमी इस समय लोन लेकर अपने सर पर बोझ नहीं बढ़ाने जा रहा है। इसलिए ये जो पैकेज है इसका 70-80% हिस्सा तो ऐसा है जो कि दरअसल कहीं जाने वाला नहीं है, किसी के काम आने वाला नहीं है, मेरी समझ से। और हो सकता है सरकार में समझदार लोग बैठे हैं, उनको उनकी समझ बेहतर काम करती हो सकता है कि 20 लाख करोड़ काम आए। लेकिन तमाम एजेंसियों ने हिसाब लगाया है, दर्जनों एजेंसियों का हिसाब आ चुका है, जिनका कहना है कि ये जीडीपी का 10% से ऊपर जिस पैकेज को बताया जा रहा है, ये दरअसल जीडीपी के 0.7% से 1.44% तक का पैकेज ही है। इससे ऊपर का आंकड़ा इसमें नहीं है, बाकी सब आंकड़ों का खेल है। आलोक, जो कंपनी एजेंसी है उसने कहा है कि जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया दरअसल अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, बल्कि उन्होंने उसी तरफ इशारा किया जिस पर आपने इशारा किया। उनका कहना यह है कि ये दरअसल कुछ मिला के 2 लाख करोड़ का ही ये आर्थिक पैकेज होगा। और उनका अगर फौरन कुछ अगर स्टिमुलस नहीं दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है उसमें भयानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, रघुरामन राजन ने जो एक इंटरव्यू दिया है करण ठाकुर, उस इंटरव्यू में कहा है कि कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय अपने बल पर इसको हैंडल नहीं कर सकता है। उसको देश के अंदर जो तमाम टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स को इस्तेमाल करके इस संकट से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। उनके इस बयान का मतलब स्पष्ट है कि दरअसल मोदी सरकार के अंदर प्रतिभा की कमी है जो आर्थिक संकट से निपटने के लिए कोई मंत्र या फॉर्मूला दे सकते। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये जो स्थिति है, ये हालात हम तो पहली बार देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, जो हमसे पहले हम जो बुजुर्ग से बुजुर्ग जीवित इंसान आपको दिख रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी हालत नहीं देखी है। इतिहास पढ़ने वाले बता रहे हैं कि इतिहास में ऐसा संकट पहले कभी नहीं हुआ है, जब एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी और एक आर्थिक इमरजेंसी एक साथ आ गई हो। इससे निपटने के लिए कोई भी व्यक्ति, वो मैं नहीं कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के मंत्री कैपेबल नहीं है। यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे होते हैं जो भारत के बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, तब भी वो कैपेबल होते नहीं कहा जा सकता है। और इसके दो एक उदाहरण आपको बताता हूं कि कैसे आप मुकाबला कर सकते हैं। जो ये पैकेज है, इसके सामने अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया कि जो लोग गांव आएंगे अपने गांव में 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, उसके बाद उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। एक सीधा तरीका अपनाया है कि एक आदमी आएगा, 14 दिन क्वारंटीन रहेगा, उसको इनाम मिलेगा। दूसरा तरीका था कि हम आपको जेल में डाल देंगे अगर आप क्वारंटीन नहीं रहेंगे। अब आप बताइए कौन सा तरीका बेहतर काम करता है। अभी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की भूपेश बघेल की सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो किसानों को खेत में खड़ी फसल के आधार पर बैंक में पैसा देंगे। तो तरीके बताए गए हैं, आजमाए गए हैं। जरूरी नहीं कि आप बाहर से लाकर आदमी को सरकार में बैठा लें।
अभिजीत बनर्जी हम्म, इसी विषय पर काम करके गरीबी से मुकाबले के विषय पर नोबेल प्राइज उठा चुके हैं। उनको, और वो आप मिले हैं प्रधानमंत्री से, उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी की मिलने के बाद, तो वो हम्म, उपलब्ध हैं। रघुराम राजन ने तो मोदी सरकार के साथ भी काम किया, ऐसा नहीं कि कोई अननोन आदमी है। जी जी। अरविंद पानगढ़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। तमाम टैलेंट भारत का दुनिया में है, भारत के अंदर भी है। जरूरत है कि सब मिलकर काम करें, और ये बात सही है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय अकेले नहीं टैकल कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, अर्थशास्त्री हैं, जानकार हैं, सरकारें हैं, जैसे कि आरबीआई हम्म। गवर्नर ने कहा कि गवर्नमेंट, मैं आरबीआई, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वो कर रहे हैं, लेकिन काम कितना करेगा ये अभी क्या कहा नहीं जा, लेकिन कम से कम आलोक, सब प्रयास करते तो दिखे हैं। आलोक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी आई थी तो भारत में भी मंदी आई, और भारत जो 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा था वो उसमें कमी आई। तब लोगों ने यह कहा कि 2009 में भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए बाउंस बैक कर गई क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलुवालिया की तिकड़ी थी, जो अर्थशास्त्र को भी समझते थे और देश को भी समझते थे। उसके हिसाब से उन्होंने कदम उठाया। आज मेरा आपसे सवाल है, जिसको आप जिसका जवाब आप ना में दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हैं, हाँ। कि क्या आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए सक्षम मानी जा सकती हैं? अब मैं इसका जवाब फिर आपको उसी तरह दूंगा। आप इसको निर्मला सीतारामन वर्सेस मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं। आपने 3 नाम लिए, जबकि चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, सिर्फ उनका नाम क्यों नहीं लिया? आज जो हम्म, वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, बिल्कुल कॉम्पिटेंट ऑफिशियल हैं, अच्छे हम्म, जानकार अधिकारी हैं, आर्टिकुलेट हैं, अच्छी बात करते हैं। मेरी समझ से कोई कारण नहीं दिखता है। शक्तिकांता दास लंबे समय तक उस डिस्पेंसेशन में आरबीआई गवर्नर रहे हैं। हम्म, 2008 की क्राइसिस में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसका नाम आपने नहीं लिया, वो थे हम्म, आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी। हम्म, वाईवी रेड्डी की बहुत भयानक आलोचना हुई उस दौर में, सरकार की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, और तमाम इंडस्ट्री की तरफ से, एनालिस्टों की तरफ से, कि ये सुन नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, ये अपने फैसले किए जा रहे हैं, हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं करते हैं। हम्म, लेकिन रेड्डी ने किसी की मांग नहीं मानी, रेड्डी ने अपने विवेक से काम लिया, और तब से अब तक लगातार बार बार दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि भाई रेड्डी साहब कितने समझदार थे, उन्होंने इस देश को मुसीबत में जाने से बचा लिया। ये तो वो रेड्डी साहब आज भी इस देश में उपलब्ध हैं, उनको ढूंढने जाने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। हम्म, मैं सिर्फ टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंट इसी देश में उपलब्ध है, बहुत सारा उपलब्ध है। हम्म। तो ये अब आप कहें लेकिन कि चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण के बीच में, तो हो सकता है, देखिए, 2 व्यक्तियों के बीच में, आशुतोष आपकी जगह मैं बैठ जाऊं तो तमाम कमियां हो सकती हैं और अच्छाइयां हो सकती हैं, हम्म, लेकिन अगर दिमाग खुला हुआ हो, आप लोगों से सलाह लेने का प्रयास करें, एक बार ईमानदारी की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ हम्म, उपलब्ध है। और कोई ऐसा जानकार नहीं बैठा है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया को आज अगर सरकार कहे कि आइए मोंटेक जी और सलाह दीजिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि मोंटेक कहेंगे कि नहीं, मैं इस सरकार को सलाह नहीं दूंगा। मोंटेक अगर उस वक्त जानकार थे तो आज भी जानकार हैं। हो सकता है कि बिल्कुल उनके बिल्कुल। पास, जैसे शक्तिकांता दास के पास डेटा इनपुट नहीं है, इसलिए वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सही तस्वीर, मोंटेक के पास भी नहीं होगा। लेकिन आप उनको सारा डेटा दे देंगे, कहेंगे भाई प्रोसेस करके अपना प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। आप 10 लोगों से अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन मांगिए, जो आपको पसंद आए लगा दीजिए, हम्म। नहीं चले तो उसके मतलब मत्थे मर दीजिएगा, कहिएगा कि मोंटेक सिंह के कहने पे किया है। आ- आलोक, आप कह रहे हैं डेटा नहीं है, डेटा नहीं है या डेटा नहीं दिखाया जा रहा? नहीं, दोनों तो मैं बातें मान हो नहीं सकती हैं। मतलब अभी तक जो दिख रहा है वो यही है कि डेटा दिखाने में कोई हिचक है। क्या हिचक है, क्यों है, ये समझना जरा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग अब जिस टेलीविजन स्कूल में हम दोनों ने पढ़ाई किया, आशुतोष, वहां हमको जब नया टेलीविजन सिखाया गया था, पहले पुराने जमाने का टीवी था, नए टीवी में हमको ये सिखाया गया था कि ट्रांसपेरेंट रहो, अपने दर्शक को लगातार बताते रहो जितना तुम जानते हो और जो तुम नहीं जानते हो। मेरा मानना है कि ये जीवन में बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप इससे तमाम तरह की परेशानियों से बचे रहते हैं, अगर आप जिस आदमी से संवाद कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहें। हमको ये पता है, ये बता रहे हैं, जो नहीं पता है नहीं बता रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं राष्ट्रीय महत्व की जो नहीं बताई जाती हैं कि साहब ये कुछ रक्षा के रहस्य हैं, उनको नहीं बताया जाएगा। हालांकि इस वक्त भारत सरकार ने भारत के सभी उद्योग क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खोल दिया है। इस वक्त कोई सेक्टर ऐसा नहीं रह गया जहाँ स्ट्रेटेजिक सेक्टर वो होंगे जहां एक सरकारी कंपनी कम से कम रहेगी।
बाकी ऐसे होंगे जिनमें ये सारी प्राइवेट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चलिए, रहस्य हैं जिनको छिपा के रखा जा रहा है, तो वो छिपाने वाले नहीं नहीं जानते होंगे क्यों रखा गया। देखिए, रहस्य तो यह है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े 2016 के बाद से पब्लिक नहीं किए गए। रहस्य यह है कि जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उनके आंकड़े पब्लिक से शेयर नहीं किए गए, और अब जीडीपी के आंकड़े अगर पब्लिक से शेयर नहीं किए जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ये आंकड़े उपलब्ध हैं। और जो आंकड़े जिन लोगों ने बताया, जैसे सीएमआई ने अपना डेटा बताया या नेसो ने अपना डेटा बताया, तो उन डेटा को, उन आंकड़ों को खारिज करने की कोशिश और डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। और जो हार्वर्ड के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उनके बारे में कहा गया कि हार्वर्ड नहीं बल्कि हार्डवर्ड चाहिए। तो जहां इस तरीके की सोच होती है वहां पर संकट को देखकर डर ज्यादा लगता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंत में जरूर मैं एक बात कहूंगा कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ये कहती है कि भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं और 12 करोड़ लोग और गरीब हो सकते हैं, तो ये भयानक संकट की तरफ इशारा करता है। इसलिए हमें और आपको पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, संकट से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत ज्यादा है। लॉकडाउन से भी निपटना है, कोरोना से भी सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।